जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि गोट फार्मिंग पाकिस्तान और इंडिया इन दोनों ममालिक में कामयाब क्यों नहीं है, नाकाम क्यों ही है। पहले हम बात करेंगे बिज़नेस की कि हम कंपैरेटिव चलेंगे कि गोट फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फ़िश फार्मिंग, इनमें से ज़्यादातर लोग जो बड़े पैमाने पे लोग करते हैं, डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, दोनों ममालिक में हो रही है। फ़िश फार्मिंग ये भी जो अमीर लोग हैं प्राइवेट सेक्टर्स ये भी कर रहे हैं। पोल्ट्री फार्मिंग भी प्राइवेट सेक्टर के तौर पे बहुत बड़ा नाम रखती है और हो रही है। लेकिन इन तीनों के मुकाबले में गोट फार्मिंग इतना बड़ा बिजनेस क्यों नहीं है। एक बंदा जो इन्वेस्टमेंट रखता है वो डेयरी फार्म बना लेगा, पोल्ट्री फार्म बना लेगा, फिश फार्म 40, 50, 60 एकड़ का प्राइवेट फार्म भी बंदा बना लेगा। लेकिन जब हम बात करें गोट फार्मिंग की तो 40, 50, 60, 70 या 100 से ज़्यादा लोग बकरियां क्यों नहीं रखते। बड़े पैमाने पे गोट फार्मिंग क्यों फेल हो गई है एज ए बिजनेस। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा वीडियो का वो ये होगा कि विद इन द गोट फार्मिंग के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जानवरों को नुकसान पहुंचाती हैं, किसकी वजह से जो बिज़नेस ग्रो नहीं करता, बीमारियां कैसे आती हैं, मैनेजमेंट कैसे करनी है। फिर वो हम पॉइंट इंशाल्लाह टोटल 12 पॉइंट है मैनेजमेंट के हवाले से और पहले बात होगी बिज़नेस की। तो जहाँ तक पहले सवाल की बात है तो वो ये है कि जो भी बिज़नेस ग्रो करता है, जो भी बिज़नेस तरक्की करता है, उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि क्या उस चीज़ की डिमांड है या नहीं है। अगर हम बात करें डेयरी फार्म की तो उसमें हम देखेंगे कि डेयरी हमें किस तरह फ़ायदा पहुंचाती है। पहले नंबर पे हो गया दूध और दूसरे नंबर पे हो गया गोश्त। हर बंदा चाहे वो अमीर है, गरीब है, बड़े से बड़ा अमीर और छोटे से छोटा गरीब, उसे लेके हर बंदे की डिमांड है दूध। हर बंदे ने अपने बच्चों को उसकी कोशिश होती है कि वो खालिस दूध पिलाए। एक मार्केट के अंदर अगर आप घूमें तो आपको एक मार्केट के अंदर ही 15-20 दुकानें 20 की मिल्क की मिल जाएंगी, दूध की मिल जाएंगी। अगर आप बीफ के गोश्त के हवाले से अगर आप देखें तो आपको जो कसाई वगैरह हैं उनके काफ़ी फट्टे एक ही मार्केट के अंदर मिल जाएंगे। बीफ के गोश्त की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरह इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और सारा दिन डेली बेस पे जो दूध है उसने लगना है, उसकी जो कंज्यूमिंग है वो डेली बेस पे है। जो बीफ है, जो गोश्त है, वो भी आलमोस्ट डेली बेस पे लोग कंज्यूम करते हैं, उसकी डिमांड है पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद तीसरी डिमांड इसकी बढ़ जाती है ईद के वक्त। पाकिस्तान में जब कुर्बानी के दिन आते हैं तो इसकी डिमांड बढ़ जाती है, रेट बढ़ जाता है, कंजम्पशन इसकी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद बात कर लेते हैं पोल्ट्री फार्मिंग की। तो ये क्यों सक्सेसफुल है, क्यों ज़्यादा ग्रोथ कर रही है दोनों ममालिक में। चूंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, रेट कम है, 500, 550 इस वक्त तकरीबन हर जगह पे, ऊपर नीचे कहीं 10-15 पाकिस्तान में चल रहा है इसका रेट, जो साफ गोश्त है। उसके बाद गोश्त बिकने के बाद इसकी जो दूसरे आर्गन्स वगैरह बचते हैं, लिवर हो गया, किडनी हो गई, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये भी इसकी सेल होती हैं। और तो और पंजे भी लोग इसे खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी बचते नहीं, ज़ाया नहीं होते, वो भी सेल होते हैं। उसके बाद बच जाती है विंग्स की, परों की बारी, वो भी सेल हो जाते हैं, वो भी ज़ाया नहीं होते। तो टोटल इसकी हर चीज़ जो है वो सेल होती है और ज़ाया नहीं होती। और जो आम गरीब से गरीब नीचे वाले तबके वाला बंदा है वो भी इसकी डिमांड में शामिल है, इसका कंज्यूमर है। और ऊपर भी लोग इसको कंज्यूम करते हैं बहुत ज़्यादा। तो कुल मिला के बात यह है कि इसकी डिमांड और कंजम्पशन, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये सक्सेसफुल है, कामयाब है। उसके बाद तीसरे नंबर पे फिश फार्मिंग। आपके सामने है रेट 350, 400, 500, यहाँ से इसका रेट स्टार्ट होता है। तो इसकी भी चूँकि इसका रेट कम है, इसकी डिमांड ज़्यादा है, इस वजह से भी लोग इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और फिश फार्मिंग भी कामयाब है। आपने देखा होगा कि हमारे ही एरियाज़ के अंदर जो लोग इन्वेस्टमेंट रखते हैं वो 40, 50, 60 एकड़ के ऊपर फिश फार्मिंग आम तौर पे कर रहे हैं। अब बात करते हैं गोट फार्मिंग की कि ये
40, 50, 60 या पार्ट टाइम जॉब के अलावा आगे क्यों नहीं बढ़ी? इस वक्त मटन की जो कीमत है, जो बकरे का गोश्त है, उसकी जो कीमत है वो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 2500 से 2600, कहीं 150 ऊपर नीचे इलाके के लिहाज से चल रही है। तो एवरेज जो है वो 2500 चल रही है। कीमत ज़्यादा होने की वजह से इसके इस्तेमाल करने वाले लोग कम हैं। सिर्फ वही जो अमीर तबका है वही इसका इस्तेमाल ज़्यादा करता है। जो आम मीडियाकर फैमिली से हैं, गरीब तबका है, वो इसका इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है और इसकी इस वजह से डिमांड कम है। तो अब इसकी सिर्फ हमने गोश्त का इस्तेमाल करते हैं बकरियों का, जबकि इसके बरअक्स जो गाय भैंसें हैं उनका हमने दूध का भी इस्तेमाल करना है और गोश्त का भी इस्तेमाल करना है। और गाय भैंस की जो कीमत है गोश्त की पर किलो के हिसाब से वो कम है और तकरीबन 900 से 1000 तक है। तो इस वजह से उसका जो कंज्यूमर है, उसको खर्च करने वाला है, वो लोग ज़्यादा हैं। अब जो है बकरा फार्मिंग, बकरा इसका सिर्फ जो इस्तेमाल है वो गोश्त के तौर पे होना है और दूध का इसका इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में इसकी चीज़ की मार्केट या बाकी जो चीज़ें दूध की प्रोडक्ट्स हैं उसकी मार्केट बकरी के हवाले से वो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। लेकिन इंग्लिश कंट्रीज़ के अंदर जो बकरी का दूध है उसका इस्तेमाल और उसकी जो प्रोडक्ट्स चीज़ वगैरह होगी उनका इस्तेमाल ज़्यादा है। तो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ जो है इसका गोश्त का इस्तेमाल है और गोश्त भी चूँकि बहुत ज़्यादा महंगा है, इस वजह से इसको इस्तेमाल करने वाले लोग कम हैं। तो जब इसकी डिमांड सिर्फ उस वक्त बढ़ती है जब ईद का सीज़न आता है, कुर्बानी का, तो उस वक्त इसकी डिमांड बढ़ती है। बाकी पूरे साल में इसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर आप एक मार्केट के अंदर देखें तो आपको 15-20 दुकानें दूध की मिल जाएंगी, 10 दुकानें आपको जो कट्टे का गोश्त है, बड़े जानवर का गोश्त है, उसकी दुकानें आपको मिल जाएंगी। लेकिन बकरे वाले आपको इक्का दुक्का जो हैं वो कसाई मिलेंगे। उसकी वजह सिर्फ यही है कि इस्तेमाल करने वाले लोग कम हैं। तो ये वजूहात हैं टेक्निकली कि इस वजह से जो बड़े लोग हैं, ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, वो फिर डेयरी फार्म की तरफ आते हैं, पोल्ट्री फार्म पे इन्वेस्ट करते हैं, फिश फार्म पे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो गोट फार्मिंग की तरफ नहीं आते। इस वजह से आम तौर पे आप अगर देख लें तो जो लोग गोट फार्मिंग कर रहे हैं छोटे पैमाने पे, अगर सिर्फ उनके पास वही जानवर खड़े होते हैं, बाकी अगर आप उनकी कंडीशन देखें, रहन सहन देखें, तो वो तकरीबन एक मुनासिब उनका रहन सहन होता है, बहुत लो क्वालिटी का रहन सहन ऐसे कह लें कि होता है। लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो इसी वजह से इस पे इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि आगे इसकी डिमांड बहुत कम है। इसके बरक्स जो बाकी जो बिजनेस खड़े हुए हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, दूध की डिमांड है, गोश्त की डिमांड है और उनकी कीमत कम है। इसकी कीमत ज़्यादा होने की वजह से इसकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वीडियो का वो ये है कि गोट फार्मिंग जो लोग चलो करते हैं उसमें फिर कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो अक्सर फेलियर का बायस बनती हैं। लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं लेकिन बीमारियां आने की वजह से, मैनेज ना होने की वजह से वो फिर महीना 2, 3, 4 के बाद वो छोड़ छड़ा के बेच देते हैं सारी चीज़ें। तो अब वो कौन सी वजूहात हैं? 12 वजूहात मैंने इस वीडियो में डिस्कस करनी है। अब अल्लाह को मालूम कि वो कौन सी एक वजह है जो आपके फार्म पे आपकी नाकामी की वजह है। तो इस वजह से आपने कोशिश करनी है कि जो सारे पॉइंट हैं वो गौर से सुने, ताकि हो सकता है अल्लाह ना करे कोई एक बात ऐसी हो जो आपके काम की हो। तो जो सबसे पहली वजह है फेलियर की वो है स्टॉल फीडिंग। एक जगह पे जानवर को खड़े करके खाना खिलाना। पहले चराई वाले एरिया ज़्यादा थे, जंगल थे ज़्यादा, आमतौर पे चरागाहें थी, लोग गोट फार्मिंग रखते थे। पार्ट टाइम जॉब पे एक बंदा घर में जो है वो उनको सारा दिन चराता था, या कोई मुलाजम रख लिया तनख्वाह पे तो वो एक दिन सारा दिन चरा चरू के ला के बांध देता था, पानी शानी पिलाया, ठीक है। इसी तरह गोट फार्मिंग चलती थी। तो एक बंदे की सिर्फ तनख्वाह देनी पड़ती थी और जो है खाने पे, उनकी फीडिंग पे, न्यूट्रिशन पे कोई इतनी ज़्यादा कास्ट नहीं होती थी। जो जानवर बीमार होते थे उन पे फिर वो खर्चा वगैरह कर लेते थे। लेकिन आजकल आबादी बढ़ने की वजह से चरागाहें हो गई हैं कम, तो लोग अब जा रहे हैं स्टॉल फीडिंग पे कि एक जगह बांध के चारा वगैरह काट के, वंडा वगैरह करके, राशन वगैरह बना के, तो इन चीज़ों पे गोट फार्मिंग आ गई है। तो चराई बहुत कम हो गई है। जहाँ चराई वाले इलाके मौजूद हैं वहाँ पे ये इस तरह आज भी कामयाब है।
لیکن اگر آپ اسے کہیں گے کہ آپ نے 100% جو ہے وہ ایک جگہ باندھ کے چارہ کھلانا ہے، ونڈا کھلانا ہے، راشن کھلانا ہے، تو یہ فیزیبل نہیں ہے. آپ کسی طرح بھی اس کی فیزیبلٹی نکال لیں. لوگ ویڈیوز وغیرہ بھی اکثر ہوتی ہیں تو اس طرح لوگ سٹارٹ تو کر لیتے ہیں ویڈیوز وغیرہ دیکھ کے، لیکن بعد میں جب وہ کام کرتے ہیں تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اخراجات بڑھتے ہیں. پہلے تو وہ اسی بات سے خوش ہو جاتے ہیں کہ جب لوگ انہیں بتاتے ہیں کہ ایک بکری جو ہے وہ 3 بچے دے گی. آپ کے پاس اگر 10 بکریاں ہوں تو وہ 6 مہینے کے اندر بچے دے دیتی ہے 3. تو اگر آپ 2 بچے بھی ایوریج لگا رہے ہیں تو 10 بکریاں آپ کو 6 مہینے بعد وہ ہر بکری اگر 2 بھی دے تو 10 تو 20 ہو جائیں گی. ان میں سے کچھ 3 بھی دے دیں تو 25 کی تعداد جو ہے وہ آپ کی بچوں کی آ جائے گی اور 10 جو ہے وہ پچھلی. تو اس طرح 35-40 پہ آپ 6-7 مہینے میں پہنچ جائیں گے اگر آپ میچور بکریاں لیں گے، اور اسی طرح ان کی تعداد بڑھتی جائے گی. اگر ان میں سے 4-5 مر بھی گئے تو پھر بھی آپ کے پاس کافی بکریاں بڑھ جائیں گی. اس طرح فیزیبلٹی نکالنا بہت آسان ہے، نکل آتی ہے. لوگ اسی بات سے امپریس ہو کے سٹارٹ کر دیتے ہیں، لیکن جو باقی اخراجات ہیں اس کو مینج کیسے کرنا ہے، اس کی فیڈنگ مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، اس کی بریڈنگ سٹریٹجی کیسی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ویکسینیشن شیڈول اس کا کس طرح ہونا چاہیے، باقی جو سارے پروٹوکولز ہیں ان کو سمجھے بغیر لوگ صرف یہی دیکھ کے کہ اتنے بچے ہوں گے اور سٹارٹ کر دیتے ہیں. لیکن آپ کو پہلے باقی ساری چیزیں سمجھنی ہوں گی، اس کے بعد آپ کسی بزنس میں کامیاب ہوں گے. جب آپ کسی دوسرے بزنس کو سٹارٹ کرنے جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ ایک چھوٹی چھوٹی بات آپ پوچھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے بعد آپ اس چیز کو سٹارٹ کرتے ہیں. لیکن یہ جو لوگ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں وہ بغیر سمجھے بس اسی بات پہ کہ بچے زیادہ ہوتے ہیں اور اس طرح 6 مہینے میں 7 مہینے میں سال میں آپ ڈبل ٹرپل ہو جائیں گے، تو اس طرح کوئی بھی بزنس کامیاب نہیں ہوتا. تو پہلی بات ہوگی کہ 100% چرائی جو ہے وہ سٹال فیڈنگ پہ ایک جگہ کھڑے کر کے کھانے میں آپ کو منافع کوئی بہت زیادہ خاطر خواہ نہیں ہوگا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی کاروبار بہت اچھا چل گیا ہے. تو اس طرح نہیں، آپ دیکھیں وہ والی لوکیشن سلیکٹ کریں جہاں پہ آپ کو چرائی مہیا ہو، آپ اپنے جانوروں کو کچھ نہ کچھ جو حصہ ہے وہ خوراک کا چرائی بھی ہونی چاہیے. دوسرے نمبر پہ ہے لیبر مینجمنٹ، جو ناکامی کی وجہ بنتی ہے. جو آپ نے لیبر رکھنی ہے وہ اپنے دھیان سے جو مزدور رکھنا ہے کام کرنے والا، ایک تو وہ انڈرسٹینڈنگ نیچر کا ہونا چاہیے، بات آپ کو سمجھے، سمجھدار ہو، اور دوسرا کچھ نہ کچھ وہ بکری فارمنگ کے حوالے سے اس کا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے، تاکہ اسے جو کون سا جانور بیمار ہے، کون سا جانور ٹھیک ہے، کم از کم اس کو اس چیز کی پہچان ہو. کس جانور نے آج کھانا کھایا ہے، کس نے نہیں کھایا، کس جانور نے آج پیشاب کیا ہے، مینگنے کی ہے، اس نے غور کیا ہے، اس کی آبزرویشن کم از کم اتنی تیز ہو. تو باقی جو مینجمنٹ کے چھوٹے موٹے پروٹوکول ہیں وہ بھی اسے آنے چاہیے، اور وہ کام میں بھی اس کا دل بھی ہونا چاہیے. لوگ کیا کرتے ہیں پھر جو مینجمنٹ کے لیے رکھا ہوتا ہے مزدور، اگر ایک بکری فار ایگزامپل رات کو اس نے بچہ دیا ہے اور مزدور نے لاپرواہی کی، اسے پتہ بھی تھا کہ اس کے دن آنے والے ہیں، دن ہو چکے ہیں، اور اس نے توجہ نہیں رکھی، اور سردیوں کی رات میں بچہ پیدا ہوا ہے، سردی کی وجہ سے مر گیا. اکثر ڈیتھ بچوں کی سردی کی وجہ سے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. کس جانور نے آج خوراک نہیں کھائی، کیوں نہیں کھائی، بیماری کے اس نے علامات نوٹ کی ہیں، ڈاکٹر کو بلایا ہے، آپ کو بتایا. تو اس طرح جانور جو ہے بہت سینسٹیو جانور ہے، بکری جلدی بیمار ہوتا ہے، تو ساری آبزرویشن پکی رکھنی پڑتی ہیں. تو اس طرح اگر جو آپ نے مزدور رکھا ہے اس کا کام میں دل نہیں ہے تو وہ بھی آپ کی ناکامی کی ایک وجہ بن سکتا ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے بریڈنگ سٹریٹجی، جو سیزنل بریڈنگ کے حوالے سے میں اکثر بات کرتا ہوں. اس پہ اکثر ویڈیو پہلے بھی بنائی ہیں کہ سیزنل بریڈنگ کیا ہے. آپ کو بریڈنگ کا پروٹوکول سمجھنا پڑے گا. جب تک آپ اس کو نہیں سمجھیں گے اس کے آگے آپ نہیں چل سکتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے اگر بریڈنگ پروٹوکول اس طرح سیٹ کیا، آپ کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ سردیوں میں بھی بچے ہو گئے، فار ایگزامپل جس طرح اب دسمبر سٹارٹ ہو گیا، آگے جنوری آنے والا ہے، تو جن لوگوں نے بریڈنگ پہلے سے کروائی ہوئی ہے، کراس کروایا ہوا ہے، اور اس موسم میں بچے پیدا ہونے ہیں، تو ان کی جو دیکھ بھال ہے وہ کرنا کافی مشکل کام ہے، کیونکہ جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ سردیوں میں بچوں کا خاص طور پہ اور بکریوں کا بھی وہ بڑھ جاتا ہے. تو جو لوگ بریڈنگ سٹریٹجی اپنی بنائیں گے، فار ایگزامپل اکتوبر نومبر جو مہینہ پچھلا ہے، اس میں اگر ہم بریڈ کروا دیں تو جو ہمارے پاس بچے آئیں گے وہ نارمل موسم کے اندر آئیں گے، ٹھیک ہے. تو اس طرح جو بریڈ کروانی ہے آپ نے، وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ 5 مہینے 5 دن کا اس کا پریگننسی کا ڈیوریشن ہے. تو 5 مہینے 5 دن کے بعد آپ کے پاس جو بچے آتے ہیں
उस वक्त मौसम कौन सा होगा, क्या वो नॉर्मल मौसम है या वो ज़्यादा ठंड का मौसम है या बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है। तो इसलिए ब्रीडिंग स्ट्रेटजी को भी समझना ज़रूरी है। आप जब क्रॉस करवाने वाले हैं आप वेट कर लें। अगर आपको लग रहा है कि इस टाइम पे क्रॉस नहीं करवाना चाहिए, आप वेट करें। आप हिसाब लगाएं कि 5 महीने 5 दिन बाद कैसा मौसम होगा। एक हीट मिस करवा दें, 2 करवा दें, 3 करवा दें, लेकिन जब बच्चे पैदा हों तो वो बच्चे बचने चाहिए, क्योंकि गोट फार्मिंग के अंदर बच्चे ही फार्मर का मुनाफा हैं। तो अगर वही मर गए तो मुनाफा तो गया। तो इसलिए ब्रीडिंग सिस्टम जो है इसको समझना ज़रूरी है। उसके बाद आती है बात फीडिंग मैनेजमेंट की। मुतवाज़न खुराक, अच्छी खुराक ही जानवर को सेहतमंद बनाएगी। तो इस वजह से जानवर की खुराक क्या है, कुछ लोग जो है वो बिल्कुल तूड़ी को समझते हैं कि यही जानवर की खुराक है। कुछ लोग साइलेज खिलाते हैं, तो ना तूड़ी खिला सकते हैं, एक खुराक का पार्ट हो सकता है, लेकिन पूरे साल तूड़ी जो है वो हम नहीं खिला सकते। दूसरे नंबर पे जो है साइलेज, वो बकरियों की खुराक नहीं है, बकरियों उसे पसंद नहीं करती, मजबूरी में खा लेती हैं, लेकिन उसे वो शौक से नहीं खाती। तो जो चीज़ जानवर शौक से नहीं खाएगा, मजबूरी में खाएगा, जो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर रहा, तो उससे जानवर का वजन नहीं बढ़ेगा, बीमार होंगे, डेथ होगी, तो आपको खातर खा मुनाफा नहीं होगा। इस वजह से जो जानवर की खुराक है उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। इसमें जो मैंने जिक्र किया सीजनल ब्रीडिंग का, उसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो रिकॉर्ड की हुई है। फीडिंग के ऊपर भी कंप्लीट वीडियो रिकॉर्ड की हुई है। तो इन वीडियोस का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, प्रॉपर पूरा साल किस तरह जानवर को खुराक खिलानी है, सर्दियों में खुराक क्या होनी चाहिए, उसके कौन से अज्जा होने चाहिए, वंडा किस तरह घर में बैठ के बना सकते हैं, तो इन वीडियोस का जो लिंक है वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वो आप तफसील से देख सकते हैं कि हमने फीडिंग जो मैनेजमेंट है वो किस तरह करनी है। उसके बाद है स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट। जब तक जानवर को ऐसा माहौल नहीं दिया जाएगा कि वो बिल्कुल अपना आज़ाद जिए, ना उसे मौसम की स्ट्रेस हो, ज़्यादा सर्दी लगे, ना उसे ज़्यादा गर्मी लगे, तो इस तरह का जो शेड है वो जब तक उसे मुहैया नहीं होगा, उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, ग्रोथ रेट अच्छा नहीं होगा, बढ़ोतरी नहीं होगी, बीमारियों का शिकार होगा। तो इस तरह भी जो गोट फार्मिंग है वो नाकाम हो सकती है। तो आपने शेड इस तरह बनाना है कि उसमें सर्दियों के अंदर धूप लगे दिन के वक्त और रात के वक्त वो बंद हो। इतना बंद ना हो कि अमोनिया गैसेस जो हैं उसका अखराज ना हो, लेकिन सर्दियों में ठंडी हवाओं से जानवर बचें। और गर्मियों के अंदर धूप अंदर ना आए और हवा का क्रॉस होना चाहिए। इस तरह के शेड के अंदर जो जानवर कंफर्टेबल होगा उस जानवर की ग्रोथ अच्छी होगी। उसके बाद जो छठा पॉइंट है वो है बेसिक ट्रीटमेंट। आपको जितने भी करीब आपके डॉक्टर हों, लेकिन आपको बेसिक जो ट्रीटमेंट है वो आपको समझना पड़ेगा। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके बकरियों के बच्चों को डायरिया हो गया, मोशन लग गए हैं, तो डॉक्टर को आपने कॉल की है, डॉक्टर दूर है, तो उसका बर वक्त इलाज ना हुआ तो वो पानी की कमी की वजह से मर जाएगा। डायरिया लगने से जानवर नहीं मरता, लेकिन डायरिया लगने की वजह से जो जिस्म के अंदर पानी की कमी हो जाती है उसकी वजह से अक्सर जानवर की डेथ होती है। तो जिस जानवर रखने वाले बंदे को ये पता होगा कि अभी इसे डायरिया लगा है, हमने इसे पानी पिलाना है और निमकोल वाला पानी पिलाना है। या तो हमारे पास निमकोल मौजूद हो, या हमारे पास इमरजेंसी ये है कि हम पानी के अंदर चीनी और नमक घोल के उसे पिलाएं, ताकि इस जानवर को पानी की और नमकियात की कमी ना हो, जिसकी वजह से इसकी डेथ होनी। डायरिया लगा हुआ है तब तक डॉक्टर भी आ जाएगा, जो उसका ट्रीटमेंट उसने करना है वो कर देगा। ये थी एक बीमारी की एग्जांपल। इस तरह और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका जो बेसिक चीज़ें हैं जो हम अपने घर बैठ के दे सकते हैं, जिन्हें होम रेमेडीज़ कह सकते हैं, जिससे जानवर की जान बच जाए, वो आपको पता होनी चाहिए। बाकी जो बीमारियां वगैरह हैं उसका आप डॉक्टर से इलाज करवा सकते हैं। तो बेसिक ट्रीटमेंट का पता होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो सातवां पॉइंट है वो है किड्स मैनेजमेंट। जिस तरह पहले ऊपर बात की ब्रीडिंग स्ट्रेटजी के हवाले से, इसके साथ साथ ही एक पॉइंट जुड़ा हुआ है किड्स मैनेजमेंट का, बच्चों की मैनेजमेंट का। बकरी फार्मिंग में दूध की मार्केट नहीं है चूंकि पाकिस्तान के अंदर, तो जो फार्मर को फ़ायदा होना है वो यही है कि 6-7 महीने के बाद जो बच्चे आने हैं वही, अगर हमने उनको अच्छे तरीके से मैनेज ना किया, उनकी डेथ होगी तो फार्मर का जो है मुनाफा वो तो गया।
तो इसलिए इस टॉपिक पे भी एक कंप्लीट वीडियो रिकॉर्ड मैं करवा चुका हूं, तो उसका लिंक भी इंशाल्लाह इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट रिकॉर्ड हो गया कि किड्स मैनेजमेंट को समझना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद जो 8वां पॉइंट है वो है सूटेबल ब्रीड का लेके आना। आपके एरिया के अंदर कौन सी ब्रीड है जो सूटेबल है। फॉर एग्जाम्पल आपका तल्लक अगर चौक आजम, लिया, राजनपुर, बखर यहाँ से है, तो यहाँ पे जो ब्रीड है वो है राजनपुरी। लोग क्या करते हैं कि साहिवाल, लाहौर, फैसलाबाद यहाँ के जो एरियाज हैं वहां से इस ब्रीड को लेके आते हैं, या जो ठंडे इलाकों के लोग हैं वो यहाँ पे इसकी खूबसूरती, इसकी ग्रोथ को देख के दूसरे इलाकों में लेके जाते हैं, लेकिन वहां पे जाके वो अपना जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम कर देती है, वजन कम होना शुरू हो जाता है, बीमारी का फौरन शिकार हो जाती है। उसकी वजह ये है कि ये इस इलाके की ब्रीड है और यहाँ पे जो मौसम है उसके हवाले से इसने खुद को ढाल लिया है। जब ये किसी दूसरे इलाके में जाती है तो सबसे पहले जो मौसमियाती दबाव इस पे आता है तो उसकी वजह से ये बीमारियों का शिकार होना शुरू हो जाती है। इस वजह से ब्रीड की जो सिलेक्शन है वो भी गोट फार्मिंग में कामयाबी और नाकामी की एक बड़ी वजह है। तो आपने देखना है अपने इलाके की ब्रीड लें जो कि आपके मौसम के हिसाब से ढल चुकी हो, ताकि मौसमियाती जो ऊंच नीच होना है उसका उस पर असर ना हो। अपनी जिस इलाके में वो मौसमियाती दबाव को बर्दाश्त करेगी वहां पे उसका जो ग्रोथ रेट है वो ज्यादा होगा, बीमारियों का शिकार कम होगी। तो इस वजह से आपने कोशिश करनी है कि जो ब्रीड सेलेक्ट करें, फिर अपने एरियाज में भी आप उस ब्रीड पे जाएं जिसका ग्रोथ रेट ज्यादा है, जिसको कम खिलाना पड़े और उसका आउटपुट ज्यादा हो, जिसका वजन ज्यादा जल्दी बढ़े, जिसके अंदर बीमारियां कम आए। उसके बाद 9वां पॉइंट है वैक्सीनेशन का और डिवर्मिंग का। अक्सर हमारे देहाती इलाकों में लोग वैक्सीनेशन और डिवर्मिंग की तरफ नहीं जाते, उन्हें बताएं भी सही कि ये गवर्नमेंट के सेक्टर से फ्री आती है, वो फ्री भी लगवाना पसंद नहीं करते, तकल्लुफ नहीं करते वैक्सीनेशन का। ठीक है, तो वैक्सीन आपने जरूर करवानी है। 3 बेसिक वैक्सीन हैं, मेजर वैक्सीन हैं, कोर वैक्सीन हैं बकरियों के अंदर, एक पीपीआर की, दूसरी नमूनिया की, तीसरी एंटीरोटॉक्सीमिया की। तो और कुछ नहीं, तो ये 3 वैक्सीन आप जरूर करवाएं, और बीमारी आने की सूरत में आप एफएमडी की, पॉक्स की, इस तरह बाकी वैक्सीन हैं जिन इलाकों में बीमारी आए उन इलाकों में आप करवा सकते हैं। वैक्सीनेशन के भी हवाले से कंप्लीट वीडियो कि वैक्सीन कौन सी वैक्सीन किस नाम से आती है, कितनी डोज लगेगी, प्रेग्नेंट जानवरों को लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, बच्चों को कितनी डोज लगेगी, बड़ों को कितनी डोज लगेगी, कौन सी कंपनी की आ रही है, इस हवाले से भी कंप्लीट वीडियो रिकॉर्ड है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप वहां से देख सकते हैं। डिवर्मिंग के हवाले से भी, डिवर्मिंग कौन सा डिवर्मर अच्छा है, कब कब डिवर्मिंग करनी चाहिए, कितनी डोज लगेगी, कौन से डिवर्मर का इस्तेमाल बार बार नहीं करना चाहिए, बदल के करना चाहिए या किस तरह, इस पे वीडियो रिकॉर्ड है, तो वो भी आप लिंक से आप देखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद 10वें नंबर पे है बजट के हवाले से, कि एक बंदा है वो चाहता है कि मेरा मंथली जो है मैं इन्वेस्टमेंट इतनी करूं और मंथली मेरा प्रॉफिट इतना आए, तो उसको पहले अपना फिजिबिलिटी बनानी पड़ेगी कि आप, बाज लोग कहते हैं कि बिजनेस में एंटर हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि जी इसका कोई फायदा नहीं। फिर उनसे पूछें कि आपकी डिमांड क्या थी, कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की है और आप कितना प्रॉफिट तलब कर रहे थे, तो वो कहते हैं कि हम 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख हम तलब कर रहे थे कि मंथली इतना हमें प्रॉफिट हो। तो वो आपने पहले देखना है, पहले हिसाब लगाना है बकरियों का कि आप कितनी बकरियां रखें और इससे कितना प्रॉफिट होगा। अगर आपकी समझ में वो फिजिबिलिटी आती है तो आप करें, वरना आप ना करें, क्योंकि लोग जहन में एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा लगा लेते हैं कि इतना मुनाफा होगा, बाद में उतना होता नहीं, फिर वो गिला करते हैं कि जी आप तो कहते थे कि गोट फार्मिंग बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो एक हद तक प्रॉफिटेबल है, अगर आपकी हद वही है कि आप मंथली उतना आप इनकम आपकी आए तो ठीक है, अगर उससे ज्यादा है तो आप कोई और बिजनेस देख सकते हैं। उसके बाद लो क्वालिटी ब्रीड के ऊपर भी बात की हमने मौसम के हवाले से। तो कुछ ऐसी ब्रीड्स होती हैं जिनका वजन बढ़ता ही नहीं है हम उनसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि इनका वजन इतना बढ़े, लेकिन देसी ब्रीड्स हैं उनका इतना वजन नहीं बढ़ेगा। तो लो क्वालिटी अगर आप सही तरीके से काम करना चाह रहे हैं, बाज़ का ये होता है कि हम धोखा खा जाते हैं कि ब्रीड की हमें खसूसियत का पता नहीं होता, मार्केट के अंदर जाके हम फॉर एग्जांपल कहते हैं जी फैसलाबादी बीतल है, गुजराती बीतल है, अगर हमें उनकी खसूसियत का नहीं पता तो ब्रीड के नाम पे हम धोखा खा के कीमत ज्यादा दे के ले आते हैं। जब अपने फार्म पे लाते हैं तो उतना वो ग्रोथ नहीं करती, वजन ही नहीं बढ़ाती, कद काट नहीं होता इतना। तो ये लो क्वालिटी ब्रीड भी है, ये गोट फार्मिंग में नाकामी की एक वजह है। जब भी आप जानवर खरीदें पहले उसकी खसूसियात का लोगों से पूछें, क्या इसकी 30 खसूसियात हैं, इसका ग्रोथ रेट कितना है,
فارم پہلے وزٹ کریں, کسی ایکسپرٹ کو ساتھ لے کے جائیں تاکہ آپ اس جو دھوکہ بازی ہے اس سے آپ بچ سکیں. اس کے بعد جو 12واں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پارٹ ٹائم جاب کر کے ہم بہت زیادہ منافع کما لیں. جو آپ کا ریئل ٹائم بزنس ہے وہ اگر آپ کو اتنا زیادہ منافع نہیں دے رہا تو آپ کا پارٹ ٹائم جو بزنس ہے جس کو آپ نے ایم اے رکھا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے منافع ہو گیا تو ٹھیک ہے, جتنا بھی ہو گیا ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو کیسے اتنا زیادہ منافع دے گا. اگر آپ نے گوٹ فارمنگ کرنی ہے تو جو بندہ جس نے انٹرسٹڈ ہے وہ بندہ جب تک خود فارم کے اندر نہیں ہوگا, ورکرز کبھی بھی آپ کو منافع کما کے نہیں دیں گے. آج کل کے دور میں ایسا کوئی بھی بزنس نہیں ہے جو آپ کسی پہ چھوڑ دیں اور کسی کے حوالے کر دیں کہ انویسٹمنٹ نے کر دی اور آپ کرو, تو کوئی بھی بندہ آپ کو پیسے کما کے نہیں دے گا جب تک آپ خود انٹرسٹ نہیں لیں گے. ورکرز میں ان کا گلہ نہیں کر رہا, بہت اچھے لوگ بھی ہیں لیکن اکثر کام چوری, کیونکہ ان کے معاوضہ کم ہوتا ہے بدقسمتی سے, تو اس وجہ سے وہ بھی اتنا ہی کام کرتے ہیں کہ جتنا آپ تنخواہ دیں گے. تو کوشش کریں کہ اپنے جو لیبر ہے, جو مزدور طبقہ ہے, اس کو بھی خوش رکھیں, تنخواہ ان کو اچھی دیں, کپڑے وغیرہ لے کے دیا کریں, کھانا اچھا دیا کریں, تاکہ وہ بھی خوش ہوں گے تو ہی آپ کا کام اچھے طریقے سے کریں گے اور آپ کا بزنس گرو کرے گا. جب تک آپ سپرویژن خود نہیں کریں گے, سارے ورکرز کو خود نہیں دیکھیں گے, کام خود سارا صحیح نہیں کروائیں گے, کون سا جانور ٹھیک ہے, کون سا بیمار ہے, کس جانور نے صحیح کھایا ہے, کس نے کم کھایا ہے, کس نے زیادہ کھا لیا ہے, وہ بھی مسئلہ بن سکتا ہے, کس نے پیشاب کیا ہے, کس نے نہیں کیا. تو بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جو ایک بندہ ڈیلی بیس پہ جو ضروری ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ کہیں جانور کو بیمار نہ ہو جائے اور بر وقت ٹریٹمنٹ ہو. تو یہ ساری چیزیں غور کرنے کی ہیں. تو اس وجہ سے یہ کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے, اس کے اوپر پورا ٹائم دینا پڑتا ہے. ورکرز کے ساتھ آپ جو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے, جو کیمسٹری ہے, اس کو بہتر رکھیں. تو یہ تھا جی گوٹ فارمنگ کے حوالے سے کہ یہ ناکامی کی کون سی وجوہات ہیں, پاکستان انڈیا میں کیوں ناکام ہوئی ہے, ایز اے جو بہت بڑا بزنس ہے وہ اس کا کیوں نہیں ہو رہا, اور جو لوگ چھوٹا کر رہے ہیں تو اس میں ان کی ناکامی کی کیا وجوہات ہیں. امید کرتا ہوں کہ آج کا سیشن جو ہے وہ آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا, ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. کسی بھائی کا کسی قسم کا کوئی کویسچن ہے آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ.